नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुजब टीच प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने अब तक हमारे से भारतीय संविधान के अंदर संसद पढ़ रहे थे। हम संसद में हमने संसद के गठन, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, उसके बाद विभिन्न सत्रों के बारे में देखा, उसके बाद विधायी प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रोसेस के बारे में जाना। और आज हम एक नई चीज यानी कानून कौन कौन से होते हैं, विधेयक कौन कौन से होते हैं, वो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन सा विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारे हर विधेयक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले और आपको भी हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए टॉपिक्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। एडुजब टीच नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारतीय संसद में आज विभिन्न प्रकार की जो कानूनों की श्रेणियां होती है, विधेयकों की श्रेणी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा मुख्य बिंदु क्या होगा, जो भी विधेयक होते हैं ना, उन विधेयकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला ही हम देखते हैं विधेयकों की श्रेणी। जो संसद के अंदर दोनों सदनों द्वारा विधेयक लाए जाते हैं, वो कितनी श्रेणियों में बटे होते हैं। विधेयकों की श्रेणी, यस, ठीक है। अब कितने प्रकार की श्रेणियां होती है, उन श्रेणियों के बारे में तो आप देखोगे हमारे देश के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है तो उसको कुल 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी श्रेणियां हैं अपने, 4 श्रेणियां देखनी है आपको। कितनी श्रेणियां देखनी है आपको, 4 श्रेणियों में हम इसको बांटेंगे, ठीक है ना। 4 श्रेणियां कौन कौन सी होगी। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर 4 और नंबर 5। इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। 4 प्रकार के विधेयक हमारे संसद के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है साधारण विधेयक। 4 नाम आपको ध्यान रखना है कि संसद के अंदर जो उसके सदन विधेयक लाते हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी नहीं है। तो ये 4 श्रेणियां याद रखनी है। पहला आता है आपके साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। उसके बाद अगला आता है आपके धन विधेयक। धन विधेयक। उसके बाद आएगा नंबर 3 वित्त विधेयक। और नंबर 4 आएगा आपके संविधान संशोधन विधेयक। तो इस प्रकार से संसद के अंदर 4 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं कानून निर्माण के लिए। संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए संशोधन विधेयक संसद के अंदर किसी भी सदन द्वारा लाया जाता है। ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब हम इन चारों विधेयकों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन से विधेयक में किस प्रकार के कानूनों का निर्माण होता है, किस प्रकार से पूरी प्रोसेस इन कानूनों के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, नंबर फर्स्ट आएगा आपके साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। अब देखिए छात्रों, साधारण विधेयक में क्या होता है, जो विधेयक धन विधेयक के अलावा होते, जितने भी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर, जो भी सारे विधेयक होते, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर, वे सारे के सारे क्या होते हैं, आपके साधारण विधेयक होते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या रखनी है कि साधारण विधेयक में ऐसा क्या होता है, कौन सा कानून, तो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, कौन सी व्यवस्था को, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में नियम या कानून बनाने के लिए आपके साधारण विधेयक लाया जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारे देश के अंदर आरटीई का कानून आया, साधारण विधेयक के तहत आया, ठीक है। उसके बाद आरटीआई का आया,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, समान नागरिक संहिता जिस पर कानून चला, ये सारे के सारे साधारण विधेयक के तहत कानून बनेंगे बाद में। तो आप देखेंगे कुछ बन गए हैं और कुछ बाद में बनेंगे। ये जो भी जहां पर पैसा खर्च नहीं होना, यहाँ पर आपको एक संस्था का, एक लोकल बॉडी का निर्माण होता है, वैसे कानूनों का निर्माण होगा ना, वह आपके क्या होता है, साधारण विधेयक। जैसे आप देखोगे अस्पृश्यता निवारण कानून, तो ये भी आपके साधारण विधेयक के तहत। तो आपको ध्यान रखना है कि वे विधेयक जो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक के अलावा जो विधेयक होता है, जहां पर संसद की संचित निधि से पैसा नहीं निकालना है, बल्कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है, एक लोकल बॉडी का निर्माण करना है, ऐसे विधेयकों को साधारण विधेयक कहा जाता है। तीसरी बात, साधारण विधेयक संसद में कहां सबसे पहले लाया जाता है? तो साधारण विधेयक संसद में पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले लोकसभा में लाना है या फिर आपको राज्यसभा के अंदर ही लाना, ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों। आप इसे पहले कहीं पर भी प्रस्तुत कर सकते हो। उसके बाद अगला क्या आता है कि जो आपके ये विधेयक होता है साधारण विधेयक, इसको पास लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। आप साधारण विधेयक लेके आ रहे हो ना, तो राष्ट्रपति से आप, एक मिनट माइक चेंज कर दूं मैं, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आप साधारण विधेयक को ला सकते हो। तो आप साधारण विधेयक को कैसे ला सकते हो? बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आप साधारण विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हो लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक, अगली बात आती है, यह विधेयक कौन ला सकता है? तो ये केवल मंत्री नहीं, ये मंत्रियों के अलावा गैर सरकारी मंत्री या सरकारी सदस्य भी ला सकते हैं। यानी दो प्रकार का विधेयक होता है। अगली आता है, अगर यह विधेयक आता है तो दूसरा सदन या राज्यसभा इसको अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? तो दूसरा सदन इसको 6 माह तक रोक सकता है। राज्यसभा लाई तो लोकसभा, लोकसभा लाई तो राज्यसभा इसको 6 माह तक रोक सकता है अपने पास। ठीक है, अगर 6 माह तक दोनों में सहमति नहीं बनती है, किसी संशोधन को लेकर मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है और उस संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाता है कि अब इस पर क्या प्रोसेस होनी है। अब उसमें क्या होता है कि संयुक्त बैठक आयोजित होगी संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। उसके बाद उसका अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो आपको पता है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है तो यह विधेयक आसानी से पास हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा ये एक प्रकार का साधारण विधेयक होता है। इसके उदाहरण देखें तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये जितने भी नरेगा मनरेगा जो भी कानून बने हैं ना, ये आपके साधारण विधेयक के उदाहरण देखने को मिलता है। पहले इनके लिए साधारण विधेयक आया और बाद में ये आपके कानून रूप में बन गए हैं। तो अब हम देखते हैं साधारण विधेयक किसे कहते हैं। तो पहली बात, नंबर फर्स्ट, धन विधेयक के अलावा धन विधेयक के अलावा प्रस्तुत विधेयक, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साधारण विधेयक कहा जाता है। दूसरी बात, ये विधेयक क्यों लाए जाते हैं? राष्ट्र के अंदर सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो अगला कार्य क्या होता है? देश में सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह विधेयक लाया जाता है। रखने के
लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगली बात आएगी, सबसे पहले यह विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको देखना है, इसे सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में पुनः पुनर्स्थापित या लाया जा सकता है। आपने नॉर्मल भाषा में देखना है कि कौन से सदन में ला सकते हैं, तो इसे सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हो। तो अगली बात, इसे सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये आपकी अगली बात हो गई कि भाई जो साधारण विधेयक होता है इसे संसद के किसी भी सदन में आप पहले ला सकते हो। दूसरी बात, अब क्या होता है कि जैसे धन विधेयक लाते हैं तो सदस्य या मंत्री को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है, लेकिन साधारण विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं। बस ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात आएगी, जब पहले सदन के द्वारा साधारण विधेयक को पास कर दिया जाता है तो दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक अपने पास रोक सकता है। 6 माह के बाद अगर विधेयक पास नहीं होता है तो संयुक्त बैठक का आयोजन होता है विधेयक के संबंध में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम सदन द्वारा पास होने के बाद प्रथम सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक विधेयक अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद अगली बात आती है, अगर दोनों सदनों में विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो यह बात भी ध्यान रखनी है। यदि दोनों सदनों में विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है? राष्ट्रपति बुलाता है किसको? राष्ट्रपति बुलाएगा आपके
दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। और आपको इस प्रोसेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने वाली सदस्य संख्या का बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएगा। फिर लास्ट बात आती है इसके उदाहरण कौन कौन से, कि भाई साधारण विधेयक के अंदर कौन कौन से कानून देखे जा सकते, उसके बारे में भी देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे उदाहरण कौन कौन से कानून आएंगे आपके। उदाहरण आरटीआई, आरटीआई, आरटीई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कानून आपके साधारण विधेयक के अंदर शामिल होते हैं। तो हमने अभी पूरा का पूरा साधारण विधेयक के बारे में देखा जो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक नहीं सकता। 6 माह से अधिक रोकने का मतलब है दोनों में गतिरोध होगा तो संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से इसका निर्णय आता है और बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से साधारण कानून बन जाता है। और इसमें कानून आते हैं आरटीआई, इसके उदाहरण आरटीआई, आरटीई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, समान नागरिक संहिता जिसके बारे में वर्तमान में कानून चल रहा है, ये सारे साधारण विधेयक के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धन विधेयक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपके नंबर 2 धन विधेयक। धन, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। धन विधेयक आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। धन विधेयक का मतलब है पैसा निकालने के संबंध में। और पैसा कहां से निकालना आपको? भारत की संचित निधि से। तो अब हम बात करेंगे धन विधेयक के बारे में, ठीक है। धन विधेयक, तो धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक भारत की संचित निधि, जो भारत सरकार का एक कोष होता है, उससे पैसा निकालने के लिए जो भी विधेयक लाया जाता है उसे धन विधेयक कहा जाता है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी, इसमें क्या है कि 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। 109 में धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया है और 110 में इसकी क्या है, इसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि इसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती है, ठीक। अब आता है धन विधेयक भारत सरकार की संचित निधि से। किसकी निधि से? भारत सरकार की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धन विधेयक, ठीक है। अब आता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया जाएगा? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। सबसे पहले कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा के अंदर। दूसरी बात, जब लोकसभा से धन विधेयक लाया जाता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी जो मंत्री होता है, जो मंत्रीगण होते हैं, वह जब धन विधेयक लाते हैं ना, तो उससे पहले वह राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, ठीक है। धन विधेयक केवल मंत्री ला सकते हैं, यह सरकारी विधेयक हो सकता है, गैर सरकारी मंत्री धन विधेयक नहीं ला सकते। अगली बात, चौथी बात, धन विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो इसको राज्यसभा को प्रेषित करने के बाद राज्यसभा धन विधेयक को केवल अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ संशोधनों के साथ धन विधेयक को लोकसभा को प्रेषित करती है तो लोकसभा अगर उस संशोधन को मान ले तो भी लोकसभा की मर्जी, और ना भी माने तो भी लोकसभा की मर्जी। धन विधेयक पर पूरा पूरा कब्जा लोकसभा का होता है। लोकसभा उसे किसी भी रूप में पारित कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में 0/0 14 दिन तक डिले कर सकता है, लेकिन इसके अलावा राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई शक्ति नहीं होती। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की जो सिफारिश है उनको स्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार के साथ भी पारित कर सकती है और अस्वीकार के साथ भी पारित कर सकती है। इस प्रकार से आपके धन विधेयक की पूरी प्रोसेस होती है। तो धन विधेयक सबसे पहले हम इसकी
परिभाषा के बारे में देखेंगे। भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से धन निकालने संबंधी विधेयक, इसको कहा जाता है आपके धन विधेयक। पहली बात। उसका बाद दूसरी बात आएगा, यह सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। यह केवल लोकसभा में ही, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, यानी राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगली बात, इसको प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा की पूर्वानुमति आवश्यक, यानी आप धन विधेयक लाना है लोकसभा में तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसके बाद आता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा इसको केवल 14 दिन अपने पास रोक सकती है। ये पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं हम अनुच्छेद 109 के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा इसे केवल अपने पास 14 दिन तक, इसे अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। अब रोक लिया, उसके बाद 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है तो लोकसभा सिफारिशें स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। और अगर वह 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती तो दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या है, 14 दिनों के अंदर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर राज्यसभा विधेयक यानी धन विधेयक सिफारिशों सहित लौटा सकती है। राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार
कर सकती है। यानी लोकसभा राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, उसको माने या ना माने ये राज्यसभा की इच्छा पर डिपेंड है। अगली बात, एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो क्या होगा। जैसे ना तो सिफारिश दी, ना कोई स्टेटमेंट दिया, अपने पास रोक के रखा, तो 14 दिन के अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक के रखती है तो 14 दिन के बाद दोनों ही सदनों से पारित माना जाएगा, राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है, यह संविधान के अंदर लिखा गया है। तो अगली बात आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट बात है इसकी, यदि 14 दिनों के अंदर, यदि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा, यदि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे तो धन विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी लोकसभा को तो धन विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। फिर राष्ट्रपति के तो वैसे भी साइन नहीं होंगे, क्योंकि इसको पुनर्विचार के लिए राज्यसभा केवल एक बार भेज सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं भेज सकता। फिर आता है पारित समझा जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बन जाएगा, हस्ताक्षर होंगे, और वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, आपको इतनी बात तो ध्यान रखनी ही है। ठीक है, ये पूरा धन विधेयक का प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि धन विधेयक के अंदर कौन कौन सी मदें आती है। अब देखिए, धन विधेयक की प्रक्रिया हमने देखी संविधान के अनुच्छेद 109 में, ये पूरी की पूरी क्या है, ये आपके पूरी की पूरी प्रक्रिया है धन विधेयक की। ठीक है, अब हम देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर। किसके अंदर, 110 के अंदर इसकी पूरी की पूरी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। तो आपको दो अनुच्छेद ध्यान रखने, सॉरी 109 और 10, दो पूरे के पूरे आपके अनुच्छेद किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित होते हैं। अब हम देखेंगे कि धन विधेयक की परिभाषा के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, अब हम ये पूरी प्रक्रिया जानें। अब नेक्स्ट हम जानेंगे धन विधेयक की परिभाषा। अगली आएगी अपने धन विधेयक परिभाषा। इसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती है, तो धन विधेयक की परिभाषा। अब इसमें क्या होता है कि वे बातें आती है, किसी कर को अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिहार करना, परिवर्तन करना या विनिमय करना, यानी टैक्स लगाने के संबंध में, टैक्स को बढ़ाने के संबंध में, टैक्स को कम करना हो, टैक्स में कुछ परिवर्तन करना, तो उसके संबंध में जो कानून आएगा वह भी धन विधेयक होगा। अगली बात आता है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या धन उधार प्रत्याभूति देने का। अगर सरकार किसी दूसरी देश से, संस्था से धन उधार ले रही है या फिर अपनी प्रत्याभूति दे रही है, उसके संबंध में जो कानून आएगा वह भी धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में की अभिरक्षा के लिए धन का विनियोग करना, जमा करना है, निकालना। भारत की जो निधियां होती है दो, संचित निधि और आकस्मिक निधि, उसकी सुरक्षा के लिए उसमें धन जमा करना और उसके अंदर से धन निकालना, इसके संबंध में जो कानून आएगा वह भी आपके धन विधेयक होगा। अगला आता है
संचित निधि से धन का विनियोग यानी धन संचित निधि से धन को निकालने के लिए जो विधेयक लाता है वह भी आपके धन विधेयक होगा। उसके बाद किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, यानी कोई ऐसी आपने मद सरकार खर्च करना चाहती है और उसको संचित निधि पर आरोपित करना चाहती है तो उसके लिए जो कानून आएगा वह भी आपके धन विधेयक होता है। तो ये सारी की सारी इसकी परिभाषा में आपको ये मोटी मोटी परिभाषा है, बाकी और भी है, लेकिन हमें इतनी तो ध्यान रखनी है कि धन विधेयक के अंदर कौन कौन से विधेयक आते हैं। तो हम देखते हैं धन विधेयक की परिभाषा में कौन कौन सी बातें शामिल होती है। तो हम देखते हैं इसमें परिभाषा में कौन कौन सी बातें शामिल होगी। अब यहां पर देखते हैं, पहला तो किसी कर का, पहली बात किसी कर या टैक्स का, कर का अधिरोपण कौमा उत्सादन कौमा परिहार कौमा परिवर्तन या विनिमय करना। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी, एक तो ये शामिल होता है। उसके बाद दूसरी बात आती है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या आप देखोगे प्रत्याभूति देने का या प्रत्याभूति देने का विधेयक, ये भी आपके धन विधेयक में आएगा। उसके बाद आएगा भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए धन जमा करना या निकालना। उसके बाद आएगा संचित निधि से धन का विनियोग करना है। धन का विनियोग का मतलब है धन को संचित निधि से बाहर निकालना। ठीक, उसके बाद आता है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की संचित निधि में निम्न मदें शामिल होती है। अब इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो उस प्रश्न का निर्णय कौन लेता है, तो उस प्रश्न का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी।
तो नेक्स्ट बात आएगी, यदि यह यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस प्रश्न का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपको ध्यान रखना, जब धन विधेयक के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का जो निवारण करता है, समाधान करता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कभी कभी लोकसभा को क्या होता है, धन विधेयक आएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी जांच करके उसको पृष्ठांकित करेगा, उसको ना वेरीफाई करेगा कि यह धन विधेयक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी, जब धन विधेयक राज्यसभा को और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के हस्ताक्षर से यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाता है कि यह धन विधेयक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात थोड़ी आप ध्यान रखें। अगली बात है, जब धन विधेयक को राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष से लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाता है कि यह जब धन विधेयक को राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा कि उसके ऊपर जो होगा ना राइट साइड में क्या करेगा, पृष्ठांकित करेगा कि यह धन विधेयक है। ठीक है, तो आगे राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा समझ जाएगी कि धन विधेयक के मामले में अपने पास कोई पावर है नहीं, राज्यसभा उसको लगभग स्वीकार कर देती है और राष्ट्रपति भी सीधा ही हस्ताक्षर कर लेता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको धन विधेयक के संबंध में बताई। अब विद्यार्थी, धन विधेयक के बाद तीसरा विधेयक आएगा अपने वित्त विधेयक। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम वित्त विधेयक। नंबर 3, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की प्रक्रिया या वित्त विधेयक के बारे में आपको अनुच्छेद 117 के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपने कुछ नहीं जानना, इसमें केवल इतनी बात जाननी है कि ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो वह वित्त विधेयक जो धन विधेयक से संबंध होता है और दूसरा वह जो धन विधेयक के अलावा होता है। 2 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यह 2 प्रकार का होता है। 2
प्रकार। ठीक है, आपको इसके दो प्रकारों के बारे में जानना है, कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट आएगा आपके वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक फर्स्ट, और दूसरा आएगा वित्त विधेयक सेकंड। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहले का संबंध किससे होगा? धन विधेयक के मदों से संबंधित। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें ध्यान रखना है यह धन विधेयक की मदों से संबंध, और ये अन्य मदों से। ठीक है ना, ये बस इतना ध्यान रखना है आपको, अन्य मदों से संबंधित। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद क्या होता है कि वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। जिस वित्त विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है वह तो होगा, लेकिन वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। दूसरी बात है, यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसके बारे में और बात क्या करेंगे हम वित्त विधेयक के बारे में? तो आप देखेंगे यहां पर वित्त विधेयक के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात हम देखेंगे, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगली बात आएगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। और मतभेद होने पर, इसमें भी क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन, मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा वित्त विधेयक में कुछ खास बातें है नहीं, अपने ये बातें ध्यान रखनी है कि इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। ये हो गया आपके वित्त विधेयक। अब एक महत्वपूर्ण विधेयक आता है संविधान संशोधन विधेयक। चौथा विधेयक आएगा, नंबर 4 आता है आपके सामने, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है छात्रों, अब एक लास्ट विधेयक के बारे में पढ़ रहे जो संसद में लाया जाता है, महत्वपूर्ण विधेयक है। जब संविधान के अंदर कुछ व्यवस्थाएं बदली जाती है तो उसके लिए आपके संविधान संशोधन विधेयक आता है। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपको देखना है 368। अब हम इसके बारे में देखेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरी बात, इसे मंत्री द्वारा भी और गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद आता है सामान्यतः जो संविधान का संशोधन विधेयक है ये लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन इसे कोई भी सदन प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद आता है गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया संविधान संशोधन विधेयक, ये आपके गैर सरकारी संकल्पों से संबंधित होता है। अब ऐसा आता है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो संविधान संशोधन दो प्रकार से पास होता है। एक तो होता है विशेष बहुमत, एक होता है अति विशेष बहुमत। यानी साधारण बहुमत में क्या होता है, कुछ ऐसे प्रावधान है जो सामान्य परिवर्तन होते हैं और दूसरा होता है विशेष बहुमत, जैसे संविधान के कुल मूल प्रावधान चेंज करने, इसमें आपके विशेष समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक कहाँ आता है। तो ये देखना है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद पहली बात हम देखेंगे, इसे
किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात तो यह होगी। उसके बाद आता है यह 3 प्रकार से उपबंध होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। यह 3 प्रकार के उपबंध, यानी 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और अति विशेष बहुमत के द्वारा। जिसमें से साधारण बहुमत द्वारा जो संविधान का संशोधन होता है वह काउंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक आपके संविधान के संशोधन में काउंट नहीं होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा प्रकार। अब इसके 3 प्रकार देखते हैं। इसमें आएगा नंबर फर्स्ट, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, पहला आपका आएगा साधारण बहुमत। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक होता है। ठीक है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक। ठीक, इसमें साधारण में क्या क्या आएगा? जैसे आपके देखना है, नए राज्यों को प्रवेश करना हो, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना हो, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण करना हो, ये सारे के सारे आप किस में आते हैं? ये सारे के सारे आपके साधारण बहुमत से आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नंबर 2, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत में क्या आता है कि इसको प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पास करना होता है। उपस्थित और कुल सदस्य संख्या होती है, उसके बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना होता है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी। यह कुल सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक, बहुमत से पारित होना आवश्यक। तो जैसे कि मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना हो, जोड़ना हो, तो ये आपके बहुमत आता है। नीति निर्देशक तत्व हो गया, अनुसूची 2 में संशोधन करना है तो वह आपके विशेष बहुमत में आएगा। कोई मौलिक अधिकार कम करना है, बढ़ाना है, उसमें परिवर्तन करना है, विशेष बहुमत के तहत आता है। उसके बाद हम देखते हैं अब तीसरा आता है आपके अति विशेष बहुमत। अब अति विशेष बहुमत में क्या होता है? ये एक बहुत भारी प्रक्रिया। हम कहते हैं भारत का संविधान कठोर और लचीला है। लचीले का मतलब ऊपर वाले 2 संशोधन ये आसानी से हो जाते हैं, लेकिन विशेष बहुमत ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है। इसमें क्यों होती टेढ़ी खीर? तो आप समझे, अति विशेष बहुमत में एक तो आपको विशेष बहुमत चाहिए, यानी ऊपर वाला जो है ना, ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए दोनों सदनों में। उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का उस विधेयक को समर्थन मिलना आवश्यक है, अन्यथा आपका वह विधेयक क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, विधेयक पारित नहीं होगा। तो अति विशेष बहुमत में क्या चाहिए होता है? विशेष बहुमत
के साथ साथ आपको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इस प्रकार से हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है कि संविधान संशोधन विधेयक एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं आता। दूसरी बात, अगर एक सदन इसको पास कर दे और दूसरा सदन असहमत हो जाए तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। इसमें संयुक्त, एक बात हाँ ये नोट कर दे आप, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट क्या रहेगा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। अगर दूसरा सदन नहीं मानता तो विधेयक कभी पास होता ही नहीं, यानी दोनों सदनों की सहमति अति आवश्यक है। इस प्रकार से हमने आज जाना संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। हमने अब तक 4 प्रकार के विधेयक देखे। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। अब अगला हम देखेंगे भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, उससे पहले एक मैंने प्रोसेस बता दी है कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की सहमति के बारे में, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति दे सकता है, अपने पास रोक के रख सकता है, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो राष्ट्रपति सामान्यतः किसी भी विधेयक को एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात क्या आएगी, आगे देखते हैं। एक बात विशेष है थोड़ी, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। अगर दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया है तो यह राष्ट्रपति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति 24वें संविधान संशोधन 1971 के दरमियान कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी संसद के अंदर 4 प्रकार के विधेयक आते हैं। हमने देखा कि साधारण विधेयक क्या होता है, उसको कैसे लाया जाता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद हमने धन विधेयक की परिभाषा और उसकी प्रक्रिया के बारे में देखा। तत्पश्चात हमने देखा कि वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन सी मदें शामिल है, कैसा होता है पूरा प्रोसेस। और उसके बाद हमने देखा संविधान संशोधन की प्रोसेस पूरी देखी, जिसमें कौन सा सदन कहां ताकतवर है वह भी हमने जाना। वापस एक बार मैं रिकैप करूंगा कि भाई साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदन समान ताकतवर होते। यह विधेयक दोनों सदनों में से कहीं पर भी पहले लाया जा सकता है। दूसरी बात, साधारण विधेयक के मामले में हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास रोक सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। अगर 2 सदनों के मध्य मतभेद होता है तो साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उस संयुक्त अधिवेशन में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यह हमने देखा साधारण विधेयक के मामले में। फिर हमने देखा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कौन से विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, तो वह आपके धन विधेयक है। अगली बात, धन विधेयक में लाने के बाद इसको प्रोसेस कैसे होता है राज्यसभा में, तो लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोके रख सकती है और एक बार
पुनर्विचार के लिए लोकसभा में वापस भेज सकती है। अब लोकसभा पे डिपेंड करता है धन विधेयक को स्वीकार करे या नहीं करे, वह अपनी मन मर्जी का मालिक होता है लोकसभा। और अगर लोकसभा संशोधन को स्वीकार नहीं करती तो बिना संशोधन स्वीकार किए भी धन विधेयक पारित हो जाता है। दूसरी कंडीशन है, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक के रखती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, तो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से ही धन विधेयक पारित समझा जाता है। उसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति बिना उस पर विचारे सीधा ही हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि हमने देखा कि धन विधेयक पूर्व में राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही भेजा जाता है। अब अगला हमने देखा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दो विधेयक, विधेयक फर्स्ट धन विधेयक से संबंधित और उसके अलावा जो होगा विधेयक सेकंड होता है, ये हो गया वित्त विधेयक। चौथा हमने देखा संविधान संशोधन। संविधान में कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, कोई भी सदन कितने भी समय तक अपने पास रोक के रख सकता है। इसमें मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। इसमें दोनों सदनों का सहमत होना अति आवश्यक होता है और राष्ट्रपति के बाद जब दोनों सदनों द्वारा पारित होकर संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए बिल्कुल भी नहीं भेज सकता। यहां तक हमने अब तक पढ़ा। अब हम कुछ और देखेंगे कि ये तो पूरे हमने विधेयक देखे, भाई कौन कौन से विधेयक आते हैं। अब अगला हम देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार के द्वारा हर साल एक बजट प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने 12 महीने की अवधि में एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया और उनके पास कितनी इनकम आई, उसका पूरा ब्यौरा राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है संसद के सामने प्रस्तुत होता है। सामान्यतः भारत के अंदर जो आपके वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, यह बजट अपने यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, अगला हमारा आता है ये आपके वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे हम बजट बोलते हैं। तो आज अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आपके वार्षिक वित्तीय विवरण। ये तो है संविधान के अंदर इसका नाम, और अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको बजट। और इसका उल्लेख कहां मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब आता है ये क्या होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष का एक विवरण होता है जिसमें भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां, कितना प्राप्त किया और कितना व्यय किया, उसका वितरण होता है जो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसमें हम देखेंगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वह विवरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वितरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वितरण जिसमें भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित यानी जिसका आकलन किया गया हो, प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का वितरण होता है। ये बात ध्यान रखने की वार्षिक वित्तीय विवरण किसे कहा जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वर्ष का वितरण जिसमें भारत सरकार की उस वर्ष यानी जिस वर्ष का हमने गत वर्ष का प्राकलन किया है, उस वर्ष में कितने प्राकलित मतलब आकलन किया है, आकलन से हमें कितना प्राप्त हुआ है और कितना फंड हमारा खर्च हुआ, उसका पूरा जो विवरण होता है वो सही बजट कहा जाता है। अब आता है ये बजट दोनों सदनों के समक्ष रखवाता कौन है, तो बजट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखवाया जाता है। तो अगली बात आप ध्यान रखेंगे इसमें, यह
राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखवाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सामने रखवाया जाता है। अगली बात है, हमारे भारत में इसको प्रस्तुत कब करते हैं, कौन करता है और कहां पर प्रस्तुत होता है, तो हम भारत की बात करते हैं। अब अपने वास्तव में कहां होता है इसका, तो वास्तविकता हम देखेंगे। अब देखेंगे इसका प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। ये प्रस्तुत कहां होता है, पूरा प्रस्तुतिकरण, ये वेरी मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखनी है तारीखें। तो आप इसमें देखेंगे 3 बातें हैं। सबसे पहले 1 फरवरी, प्रतिवर्ष 1 फरवरी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत, ठीक। दूसरी बात, ये प्रस्तुत होता कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है लोक सभा में। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री। ये हो गया आपके सामने भारत में जो अपने वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसके बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी। अब आता है, इसके बाद आता है कि जब हमारे संसद के अंदर जो भारत के संसद की संचित निधि होती है उससे पैसा निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, उससे पहले एक विधेयक को पास करवाना होता है। वह विधेयक पास होने के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते संसद की संचित निधि से। तो भारत की संसद की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक पास होना अनिवार्य है, तो उस विधेयक को कहा जाता है विनियोग विधेयक। तो अगला हम चर्चा करेंगे विनियोग विधेयक के बारे में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों आपके लिए विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, इसका उल्लेख कहां मिलेगा, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 114 के अंदर, ठीक है। थोड़ा अनुच्छेद भी साथ में बता रहा हूं, कभी आपके काम आ जाए। तो विनियोग विधेयक क्या होता है, संसद की संचित निधि पर भारित व्यय को निकालने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत होता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। एक बार विनियोग विधेयक प्रस्तुत हो जाने के बाद उसकी राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संशोधन कर दिया तो विनियोग विधेयक गिर जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होता है विनियोग विधेयक, तो ये क्या होता है, संसद की संचित निधि पर भारित व्यय को निकालने के लिए प्रस्तुत विधेयक, ठीक है, ये होता है आपके विनियोग विधेयक। उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात राशि में परिवर्तन
नहीं किया जा सकता है। एक बार विनियोग विधेयक संसद के अंदर प्रस्तुत हो जाता है, उसके पश्चात किसी भी प्रकार की राशि में परिवर्तन हम विनियोग विधेयक में नहीं कर सकते। अब इसके अलावा एक दो विधेयक और होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर अगला आता है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। कौन से? अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधेयक, ये क्या होते हैं? तो नेक्स्ट हम देखेंगे अतिरिक्त या अनुपूरक अनुपूरक कौमा अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 115 में। अब अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान क्या होता है? अब देखो विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब सरकार को मूल बजट या जो राशि उनको अधिकृत होती है, अगर वो कम पड़ जाती है, तब सरकार को अपने अन्य कार्यों को करने के लिए जब पैसे की आवश्यकता होती है, यानी अन्य कार्य, जैसे सरकार को 10 करोड़ का या 100 करोड़ का बजट संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक निकाला, लेकिन 100 करोड़ के अलावा अगर संसद को और पैसे की जरूरत है, ठीक है, अब एक बार उन्होंने विधेयक निकाल लिया, क्योंकि फिर एक बार विनियोग विधेयक से पैसा निकलने के बाद बार बार विनियोग विधेयक नहीं लाया जाता, तो अब सरकार को कोई योजना के लिए 100 करोड़ संचित निधि से निकाले, अब पैसे कम पड़ गए, तो सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे? तो संचित निधि से। विनियोग विधेयक के अलावा अगर सरकार के पास किसी कार्य को करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, तो सरकार के द्वारा अतिरिक्त अनुपूरक या अधिक अनुदान विधेयक लाकर संसद की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। केवल इतना ही ध्यान रखना है। कब होता है ये, क्यों निकाला जाता है? जैसे कभी अचानक खर्च बढ़ गया, जैसे बजट पास किया गरीबी कल्याण के लिए और अकाल पड़ गया, बीमारी आ गई, या फिर कोई युद्ध हो गया तो अचानक हो गया, फिर लागत से अधिक खर्चा होना, ब्रिज का खर्चा था 15 करोड़ और खर्चा हो गया 18 करोड़, तो 3 करोड़ ये एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद आप देखोगे सरकार के द्वारा सब्सिडी और कल्याणकारी योजना चलाई जाती है, उसमें संभावना होती है कि 100 लोग लाभ लेंगे और 110 लोग लाभ ले लिए, तो 10 लोगों को एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। इस प्रकार से ये अतिरिक्त पैसा निकालने के लिए संसद की संचित निधि से अतिरिक्त पैसा निकालने के लिए क्या होता है? अनुपूरक अतिरिक्त, और आप देखोगे अधिक अनुदान विधेयक लाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस विधेयक में आप देखेंगे जब सरकार को जब सरकार को मूल बजट या अधिकृत धनराशि कम पड़ जाती है तो सरकार संसद से इसकी मांग करती है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कारण क्या होता है आप देखेंगे। कारण, तो हम कारण के बारे में चर्चा करेंगे। 2-3 कारण हम देखेंगे यहां पर। एक कारण देखा जाता है अचानक से कोई खर्चा आ जाना सरकार पर, अचानक कोई खर्चा आना, यानी अचानक खर्च आना। दूसरी बात होती है लागत में अधिक खर्च होना। और तीसरा आता है सब्सिडी या इसको कहते हैं कल्याणकारी योजनाएं। तो इनमें भी कभी कभी क्या होता है कि सरकार के पैसे खर्च हो जाते हैं, और जब सरकार के पैसे ही खर्च हो जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, उसको अधिक पैसा चाहिए तो सरकार
इन अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधेयक के माध्यम से सरकार संसद से अतिरिक्त पैसे की मांग करती है। नेक्स्ट आता है लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। ये क्या होते? अब अगला हम देखेंगे लेखा अनुदान। लेखा अनुदान, उसके बाद आता है प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान, वह उसके बाद आता है अपवानुदान। इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 116 के अंदर। अनुच्छेद भी आप देखें कि लेखा अनुदान, अपवाद अनुदान और प्रत्यानुदान क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विनियोग, सबसे पहले हम देखते हैं लेखा अनुदान। विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व अगर सरकार को अपना अल्पकालिक खर्चा चलाने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है तो सरकार के द्वारा लेखा अनुदान लाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे 1 फरवरी को बजट जारी होता है, 1 फरवरी से सामने 1 फरवरी, यानी आप देखो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक। अब सरकार के पास संभवतः जनवरी में पैसे खत्म हो गए, जो बजट पारित हुआ बजट खत्म हो गया। अब अगला बजट आएगा, उससे पहले अगर सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार के द्वारा लेखा अनुदान लाया जाता है। तो पहला हम देखते लेखा अनुदान। नंबर फर्स्ट क्या रहेगा आपके? नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं लेखा अनुदान। और लेखा अनुदान क्या होता है? विनियोग विधेयक पारित होने से पहले विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व में यदि सरकार को अल्पकालिक खर्चा चलाने के लिए, अल्पकालिक खर्चा चलाने के लिए यदि धनराशि की आवश्यकता हो तो इसकी मांग करती है। तो लेखा अनुदान की मांग करती है, इसकी मांग करती है। कहां करती है मांग? संसद के सामने। ये हो गया आपके लेखा अनुदान। अब नंबर 2 आता है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है? जब किसी सेवा की महत्ता के कारण अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता हो। जैसे कि आप समझोगे कि जब हमें एकदम से पैसे की आवश्यकता होगी, यानी आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई और हमें वहां पर व्यवस्था को मेंटेन करना है, व्यवस्था को सही करना है। जैसे देश के अंदर युद्ध की स्थिति हो गई, अब युद्ध होगा तो स्वाभाविक है काफी क्षेत्रों में रोजगार बंद हो जाएगा, आवागमन बंद हो जाएगा, तो लोगों का खाने पीने का सामान कमी हो जाएगी। तो सरकार क्या करेगी? उनके लिए व्यवस्था करेगी। आपात का आपदा आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदाओं का क्या ही कह सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन क्षेत्रों में व्यवस्था करने के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है? एकदम से पैसा चाहिए होता है। और चूंकि बजट में ये थोड़ी पता होता है कि भविष्य के अंदर कोई युद्ध होगा या आपात आएगा, तो बजट में इसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो एकदम से हमें किसी भी आपात, विपदा या युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए संसद से पैसे निकालने हैं तो हम प्रत्यानुदान का सहारा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब किसी सेवा की महत्ता के कारण अप्रत्याशित मांग की जाती है तो और धन की आवश्यकता होती है तो हम प्रत्यानुदान का सहारा लेते हैं। अप्रत्याशित मांग का मतलब क्या होता है? एकदम से हमारी मांग उत्पन्न होना। अप्रत्याशित मतलब पता नहीं हमें कि संकट आने वाला है और संकट आ गया है, अब उस संकट से निपटने के लिए हमें पैसे चाहिए तो हम प्रत्यानुदान का सहारा लेते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 प्रत्यानुदान। नंबर 2 आएगा आपके प्रत्यानुदान। ये क्या होता है? प्रत्यानुदान का मतलब होता है जब किसी
जब किसी सेवा की महत्ता के जब किसी सेवा की महत्ता के कारण सरकार द्वारा अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी मांग की जाती है। और ये कब की जाती है? जैसे युद्ध या आपदा। कैसी स्थिति में? युद्ध या आपदा की स्थिति में, यानी संकटकालीन स्थितियों में संसद की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए प्रत्यानुदान का सहारा लिया जाता है। अब अगला आता है आपके अपवादा अनुदान। अब क्या होता है? किसी विशिष्ट या असाधारण उद्देश्य के लिए किया जाने वाला खर्चा, किसी विशिष्ट या असाधारण उद्देश्य के लिए किया जाने वाला खर्चा जब संचित निधि से निकालना हो तो अपवाद अनुदान एक अपवाद होता है। जैसे किसी विदेश के अंदर संकट की स्थिति आ गई, अब भारत को उसकी सहायता करनी है, तो सहायता कब होगी? जब पैसे पास में होंगे। और पैसे कहाँ है? भारत की संचित निधि के अंदर। अब उस संचित निधि में एक विशिष्ट या असाधारण उद्देश्य के लिए पैसे निकालने, विशिष्ट उद्देश्य हो गया ना, क्योंकि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, विदेशों का सहारा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपवाद अनुदान के माध्यम से संसद की संचित निधि से पैसा हम निकाल सकते हैं। तो अपवाद अनुदान क्या होता है? जब किसी विशिष्ट या असाधारण उद्देश्य के लिए संचित निधि से धन निकाला जाता है तो उसको अपवाद अनुदान कहा जाता है। तो अगला आएगा आपका नंबर 3 आएगा आपके अपवादा अनुदान। ये क्या होता है? किसी विशिष्ट या असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ना। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? मित्र राष्ट्रों की संकट काल में सहायता करना, संकट काल में सहायता करना। ये हो गया आपके 3 प्रकार के अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। तो आज की क्लास में हमने लगभग संसद के अंदर जो भी विधेयक आते हैं उन सारे विधेयकों के बारे में चर्चा कर ली, पैसा कैसे निकलता है वो सारी प्रक्रिया देख ली। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। माना ये क्लास बहुत बड़ी हो गई, लेकिन इस क्लास में बहुत ज्यादा फैक्ट है, और फैक्ट वर्तमान में राजनीति विज्ञान फैक्ट से भरी हुई है, और सवाल भी फैक्ट के आधार पर आते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ संसद की कार्रवाइयां है, कुछ उसकी समितियां है, उनके बारे में कुछ जो भी महत्वपूर्ण बची बातें वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में संसद की कार्रवाइयां और संसद की अन्य महत्वपूर्ण